कहानी शुरू होती है साल 2045 में। एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम है एमा, वो जन्म से ही एक अनाथालय में रहती है जिसका नाम है ग्रेस फील्ड हाउस। ये जगह बहुत सुंदर और शांत है, जिसे एक औरत चलाती है जिसे सब प्यार से मामा कहते हैं। मामा बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। एमा 15 साल की हो चुकी है और 2 किशोर नॉर्मन और रे के साथ मिलकर छोटे बच्चों की देखभाल में मामा की मदद करती है। हर दिन पढ़ाई के बाद बच्चों को अनाथालय के आसपास बने खूबसूरत बागीचे में खेलने की इजाजत है, लेकिन उन्हें जंगल के किनारे लगे गेट के पार जाने की सख्त मनाही है। यहाँ हर बच्चे की गर्दन पर एक नंबर वाला टैटू होता है। 16 साल की उम्र के बाद कोई बच्चा वहाँ नहीं रह सकता। कई बार छोटे बच्चों को गोद ले लिया जाता है और उन्हें किसी परिवार के पास भेज दिया जाता है। आज ऐसा ही एक दिन है। उन्हीं में से एक छोटी बच्ची कानी को गोद ले लिया गया है। सब उससे रोते हुए विदा लेते हैं। बड़ा भावुक पल होता है और बच्चे बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। एमा और नॉर्मन आपस में वादा करते हैं कि जब उन्हें भी गोद ले लिया जाएगा तो वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करेंगे। लेकिन उसी रात एमा को याद आता है कि कानी अपना सबसे प्यारा खिलौना खरगोश तो भूल ही गई है। रे बताता है कि गेट की लाइट अभी जल रही है, अगर एमा जल्दी करे तो कानी को खिलौना लौटा सकती है। रे नियमों की याद दिलाता है, रात में बाहर जाना मना है, लेकिन एमा की चिंता देखकर वो मान जाता है। एमा खिलौना लेकर गेट की तरफ दौड़ पड़ती है और रे बालकनी से सब देखता है। गेट के पास माहौल अजीब और डरावना है। वहाँ एक ट्रक खड़ी है जिसकी लाइटें अंधेरे में डरावनी परछाई बना रही है। एमा धीरे से ट्रक का पर्दा हटाती है और जो देखती है उससे दिल दहल जाता है। कानी की लाश ट्रक में पड़ी होती है और उसके सीने से एक अजीब फूल निकला हुआ है। उसी वक्त नॉर्मन भी वहां पहुंचता है। दोनों इतना डरते हैं कि खिलौना गिरा बैठते हैं और ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। तभी कुछ भयानक राक्षसी आकृतियां वहां आती है और बात करने लगती है। वे बताते हैं कि अनाथालय असल में एक खेत है जहां बच्चों को पाल पोस कर राक्षसों के खाने के लिए तैयार किया जाता है। वे कानी को एक कंटेनर में रख देते हैं और आपस में बातें करते हैं कि अब बड़े बच्चे एमा, नॉर्मन और रे को कब लाया जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इस बात का जवाब देती है खुद मामा। अब एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि जिसे वो माँ समझते हैं वही उन्हें इन राक्षसों को बेचने वाली है। तभी एक राक्षस को कुछ अजीब महक आती है और वो ट्रक के नीचे झांकता है, लेकिन उसे सिर्फ गिरा हुआ खिलौना मिलता है। किसी तरह दोनों बच्चे वहां से बच निकलते हैं। अगले दिन मामा वो गिरा हुआ खिलौना पाकर उसे कमरे में ले जाती है। उसके चेहरे पर एक संदेह भरी मुस्कान होती है। अब एमा को समझ आने लगा है, नियमों की सख्ती, गर्दन पर टैटू और वो बात कि कोई बच्चा कभी वापस नहीं आता, ना ही उनकी चिट्ठी आती है, सब कुछ एक साजिश है। एमा और नॉर्मन अब फेंस पार करने का फैसला करते हैं। पहली बार वे बाहर झांकते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक बड़ा ऊंचा और असंभव दीवार दिखाई देती है। अब वे तय करते हैं उन्हें भागना है, लेकिन अकेले नहीं। वे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, मगर कैसे, ये सवाल अभी सामने है। नॉर्मन तय करता है कि जब तक उनके पास भागने की ठोस योजना नहीं बन जाती तब तक वो बाकी बच्चों को सच्चाई नहीं बताएंगे। इस बीच एक दिन बागीचे में अचानक हंगामा मच जाता है। एक छोटी बच्ची रो रही होती है क्योंकि उसकी दोस्त खेलते खेलते जंगल की तरफ चली गई। मामा शांत रहती है और जेब से एक कंपास जैसा यंत्र निकालती है। वो सीधा जंगल में जाती है और थोड़ी ही देर में खोई हुई बच्ची को वापस ले आती है। एमा समझ जाती है कि वो यंत्र बच्चों की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। नॉर्मन अंदाजा लगाता है कि बच्चों के कान में कोई चिप लगी हुई है, जिससे मामा को पता चल गया कि वे लोग बाड़ा पार कर गए थे। मामा ने जानबूझकर उन्हें ये यंत्र दिया ताकि उन्हें चेतावनी मिल सके। अब उन्हें शक होता है कि शायद रे ने भी उन्हें फॉलो किया था, इसीलिए वे अपनी डरावनी खोज रे को बताते हैं। रे उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो मानता है कि सभी बच्चों को लेकर भागना बहुत खतरनाक होगा, खासकर जब उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों मिलकर अनाथालय की लाइब्रेरी में खोज शुरू करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ किताबें मिलती है जो शायद बाहर की दुनिया से किसी बच्चे ने भेजी थी, एक छोटे बच्चे फील की मदद से। वे किताब में छिपे मार्स कोड को पढ़ते हैं। हर किताब में एक अलग संदेश छुपा होता है। रे ये भी समझ जाता है कि राक्षस बच्चों की बुद्धि का स्तर देखते हैं, इसीलिए मामा उन्हें पढ़ाई में इतना जोर देती है।
उसी दोपहर मामा सबको एक नई सहायक से मिलती है, सिस्टर क्रोन। अकेले में मामा क्रोन को बताती है कि तीनों बड़े बच्चे अब सच्चाई जान चुके हैं। क्रोन घबरा जाती है क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसे बच्चों को तुरंत भेज देना चाहिए, लेकिन मामा उसे मना कर देती है और कहती है कि अगले कुछ हफ्तों तक सिर्फ नजर रखनी है, जब तक अगली शिपमेंट ना हो जाए। अब एमा, नॉर्मन और रे छोटे बच्चों को खेल खेल में ट्रेनिंग देने लगते हैं ताकि भागने की तैयारी हो सके, लेकिन तभी क्रोन आ जाती है और कहती है कि वो भी उनके साथ खेलना चाहती है। एमा शांत रहती है और नॉर्मन से कहती है कि यह अच्छा मौका है, हम दुश्मन को करीब से समझ सकते हैं। पर उन्हें नहीं पता कि क्रोन की अपनी चालें हैं। वो मामा की कमजोरियों को उजागर कर राक्षसों के सामने अपनी जगह मजबूत करना चाहती है। खेल के दौरान वो पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन जल्दी समझ जाती है कि ये बच्चे सामान्य नहीं है, ये बहुत होशियार है। वो मामा से भी सवाल करती है, पर मामा कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद नॉर्मन को शक होता है उनके बीच कोई जासूस है, इसीलिए वो दो और बच्चों डान और गिल्डा को धीरे धीरे सच्चाई बताने का फैसला करता है। डान पहले तो विश्वास नहीं करता और गुस्से में आकर रे को घूंसा मार देता है, लेकिन गिल्डा एमा पर भरोसा करती है और डॉन को समझाती है। नॉर्मन बताता है कि उसने दो अलग अलग जगहों पर 2 रस्सियां छिपाई है और हर नए बच्चों को अलग अलग जगह की जानकारी दी। अगर किसी जगह से रस्सी गायब होती है तो वो जासूस को पकड़ लेंगे। लेकिन अगले दिन नॉर्मन कहता है कि उसने असली लोकेशन पहले ही बदल दी थी और जासूस रे है। रे सब कबूल करता है। वो बताता है कि सच्चाई उसे बहुत पहले से पता थी और तभी से वो मामा के लिए काम कर रहा था। मामा ने उसे वादा किया था कि वो उसे 16 की उम्र तक जिंदा रखेगी और बाहर की दुनिया से चीजें लाकर देगी। लेकिन नॉर्मन को पता चलता है कि असली रस्सी अब भी सही जगह पर है, यानी रे ने मामा को सब कुछ नहीं बताया। रे बताता है कि एमा और नॉर्मन से उसकी दोस्ती ने उसे बदल दिया और ये सब उसकी बड़ी योजना का हिस्सा है। कानी का खिलौना भी उसी ने चुराया था, जिससे एमा और नॉर्मन को ट्रक तक जाने की वजह मिल सके। रे ये भी कहता है कि उसने ईयर चिप का सिग्नल देखा है और उसे डीएक्टिवेट करना भी जानता है। एमा उसे माफ कर देती है और उसकी हालत को समझने की कोशिश करती है। रे नॉर्मन को अपने कमरे की फर्श के नीचे छिपाया गया सामान दिखाता है और कहता है कि अब बस एक आखिरी चीज चाहिए, फिर अगली सुबह वो योजना को अंजाम देंगे। बाद में जब वहाँ एमा नहीं होती, रे नॉर्मन से कहता है कि सभी बच्चों को साथ ले जाना नामुमकिन है और एमा को झूठ बोल दो कि तुम मान गए हो ताकि वो साथ दे। नॉर्मन भावुक होकर मानता है कि वो एमा को रुला नहीं सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और फिर रे खुद जाकर मामा को बताता है कि नॉर्मन उसे जहरीले केमिकल से मारने की योजना बना रहा है। मामा उसे धन्यवाद देती है, लेकिन साथ ही बताती है कि रे की शिपमेंट डेट उसके 16वें जन्मदिन पर ही तय की गई। अब डॉन और गिल्डा भी एमा, नॉर्मन और रे के साथ मिलकर भागने की योजना में शामिल हो जाते हैं। लेकिन तभी क्रोन बीच में आ जाती है। वो अपने गर्दन का टैटू और सीने पर बना निशान दिखाती है जहाँ उसका ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। वो बताती है कि अगर उसने कभी इस जगह को छोड़ने की कोशिश की तो वो तुरंत मर जाएगी। अब जब खुद के लिए आजादी की कोई उम्मीद नहीं है, उसका सपना है कि एक प्रीमियम फार्म चलाना और इस योजना के जरिए वो मामा को हटाना चाहती है। वो बच्चों को बताती है कि मामा का असली नाम इजाबेला है और वे सब प्लांटेशन नंबर 3 में हैं। वो कहती है कि अगर उन्हें और जानकारी चाहिए तो वो रात में उसके कमरे में आ सकते हैं। एमा सभी को सावधानी बरतने की सलाह देती है, लेकिन अंत में तय होता है कि वे क्रोन से रात में जब बच्चे क्रोन के कमरे में पहुंचते हैं तो वो बताती है कि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन उसे पता है कि वो एक लंबे युद्ध के बाद का हिस्सा है, इंसानों और राक्षसों के बीच का। जब दुनिया बांटी गई तो कुछ इंसानों को छोड़ दिया गया ताकि वे राक्षसों के लिए इंसानी भोजन का उत्पादन करते रहे। जब क्रोन को पता चलता है कि बच्चों को पहले से ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में जानकारी है तो वो निराश हो जाती है क्योंकि बच्चे उसे मामा के खिलाफ कुछ भी नहीं बताते। उधर रे को जिसका इंतजार था, एक कैमरा, वो आखिरकार उसे मिल जाता है। मामा उसे याद दिलाती है कि उसके पास जीने के लिए अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। रे सब बच्चों को इकट्ठा करके एक समूह फोटो खींचता है और कहता है कि अब उसके पास योजना पूरी करने के लिए सब कुछ है। क्रोन को अब शक होने लगता है। वो अनाथालय की तलाशी लेती है और गिल्डा उसे फील्ड का गुल्लक चेक करते हुए देख लेती है।
गिल्डा तुरंत सभी को सतर्क कर देती है और वे छुपाई हुई चीजों को कहीं और ले जाते हैं। लेकिन क्रोन को ढीली फर्श की लकड़ी दिख जाती है और वो हाथ डालने ही वाली थी कि मामा आ जाती है। उसी समय फील अपनी खिलौना चीजें निकालने का नाटक करता है, जिससे क्रोन का ध्यान हट जाता है। मामा क्रोन को बताती है कि उसे अब तुरंत ट्रांसफर किया जा रहा है। जाते जाते क्रोन छुपकर एक पेन छोड़ जाती है। जब वो गेट तक पहुंचती है तो एक बूढ़ी औरत ग्रैनी उसका इंतजार कर रही होती है। क्रोन उसे ग्रेस फील्ड की सारी सच्चाई बताने लगती है, लेकिन ग्रैनी इजाबेला का साथ देती है और क्रोन को एक भयानक राक्षस के हवाले कर देती है। राक्षस क्रोन के सीने में एक भयंकर फूल लगाकर उसकी जान ले लेता है। इधर बच्चों की बगावत की योजना शुरू हो चुकी है। रे मामा को जहर देने का नाटक करता है ताकि सभी का ध्यान भटका सके, लेकिन मामा को शक हो जाता है। वो रे की तेज हरकतें और उसके हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस देखकर समझ जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। डान रे को बचाने दौड़ता है और जैसे ही दरवाजा तोड़ता है दोनों दीवार की तरफ भागते हैं। मामा उन्हें पकड़ लेती है और पहली बार सीधे सपाट बोलती है कि वे बच्चों से प्यार करती है और चाहती है कि वे खुश होकर मरे। एमा मामा की बातों को अनसुना कर उस पर हमला करती है, लेकिन मामा उसकी टांग तोड़ देती है। फिर वो सभी को बताती है कि नॉर्मन को अगली सुबह भेजा जा रहा है। नॉर्मन बहुत दुखी होता है और कहता है कि वो राक्षसों द्वारा खा लिया जाना पसंद करेगा, लेकिन अपने दोस्तों की योजना को खतरे में नहीं डालेगा। मगर एमा और रे उसे हार नहीं मानने देते। एमा पूछती है कि रे को कैसे इन सब सच्चाई का पता चला। रे बताता है कि उसके पास बचपन की शुरुआती कुछ यादें हैं। उसने हेडक्वार्टर्स देखा है जहां राक्षस और इंसान दोनों रहते थे। ग्रेस फील्ड के गेट उसी हेडक्वार्टर्स को जाते हैं, इसीलिए वहां से भागना नामुमकिन है। रे नॉर्मन को एक डिवाइस देता है जिससे वो अपने कान के चिप बंद कर सके। वो कहता है कि अगर नॉर्मन भाग नहीं भी पाए तो वो छिपा रहे ताकि मामा को लगे कि वो सच में भाग गया। इधर अनाथालय में नॉर्मन को वो पेन मिल जाती है जो क्रोन ने छोड़ा था। अगले दिन मामा सभी को बताती है कि नॉर्मन को गोद लिया जा रहा है। छोटे बच्चे खुश होते हैं, लेकिन बड़े बच्चे अपने आंसू पोंछते हैं। बाहर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी डान और गिल्डा नॉर्मन को फेंस की तरफ ले जाते हैं। रे और एमा बगीचे में छुपे रहते हैं। नॉर्मन बाड़े के पार जाता है, दीवार पर रस्सी फेंकता है और ऊपर चढ़ जाता है। मामा उस समय बाकी बच्चों में व्यस्त होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है वो फौरन ट्रैकिंग डिवाइस चेक करती है और नॉर्मन की गायब लोकेशन देखकर चौंकने का नाटक करती है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब होती है जब नॉर्मन उसी रात जंगल से वापस लौट आता है। वो बताता है कि दीवार के उस पार एक बहुत गहरी खाई है। वो सबको एक नक्शा बनाकर दिखाता है और बताता है कि एक जगह पुल है जिससे वो निकल सकते हैं। लेकिन दोस्त पूछते हैं कि उसने डिवाइस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो सब समझ जाते हैं कि नॉर्मन ने कभी भागने की योजना बनाई ही नहीं थी। वो मानता है कि उसने बस सबको भरोसे में लेने के लिए झूठ बोला था। अब भी खुद को बलिदान करने की जिद पर अड़ा नॉर्मन, जबकि एमा ये मानने को तैयार ही नहीं होती। वो सबके सामने नॉर्मन को धक्का दे देती है और उसे गुहार लगाती है कि वो भागने की कोशिश करे, आत्मसमर्पण ना करे। लेकिन नॉर्मन अपनी बात पर अड़ा रहता है और वादा करता है कि वो चिट्ठियां लिखेगा। मामा उसे गेट तक ले जाती है और फिर पीछे हट जाती है। कुछ ही देर में एक अजनबी आदमी आता है जो खुद को इस दुनिया का सुपरवाइजर बताता है। वो समझाता है कि राक्षसों को जिंदा रहने के लिए इंसानी दिमाग खाना पड़ता है और नॉर्मन के बलिदान के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि उसके बलिदान से एक अन्य इंसान को आजादी मिलेगी। नॉर्मन चिंता करता है कि क्या बाहर की दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो फार्म में पल रहे बच्चों की मदद कर सके। वो व्यक्ति कहता है कि थे, लेकिन अब वे सभी गायब हो चुके हैं। लेकिन नॉर्मन उसका विश्वास नहीं करता। उसे यकीन है कि अब भी कोई है जो उनकी मदद करेगा। सुपरवाइजर मानता है कि नॉर्मन वाकई खास बच्चा है। वो शांत रहता है और मुस्कुराता है, जबकि राक्षस उसे लेने आ रहे हैं। इधर एमा और रे नॉर्मन को खोकर टूट जाते हैं। रे हार मान लेता है और डॉन और गिल्डा को चिप डीएक्टिवेट करने वाला डिवाइस दे देता है, ये कहते हुए कि वे चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब वो उम्मीदें छोड़ चुका है। इधर मामा एमा से मिलने आती है और उसे एक प्रस्ताव देती है, तुम भी मामा बन जाओ ताकि तुम्हें राक्षसों को ना खाया जाए। वो कहती है कि बच्चों की देखभाल करना एमा की सबसे बड़ी ताकत है। एमा अंदर से हिल जाती है, लेकिन अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती। मामा उन बच्चों के टूटते हौसले को देखकर खुश होती है।
एक और जीत उसकी हुई। 2 महीने बाद रे के जन्मदिन की रात एमा चुपचाप मिलने आती है। अब उसकी टांग ठीक हो चुकी है। वो दोनों अब तक ज्यादा नहीं मिल पाए थे क्योंकि मामा की निगरानी बहुत सख्त है। एमा बताती है कि उसने डॉन और गिल्डा को काम बांट रखा है ताकि किसी को शक ना हो और अब सब तैयार है। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद एमा सबके सामने घोषणा करती है वो सभी बच्चों को लेकर भागेगी जैसे पहले तय था। लेकिन रे मना करता है, कहता है कि मामा ऐसा होने की उम्मीद कर रही होगी। तब वो अपनी योजना बताता है, घर में आग लगाकर भगदड़ मचाना जिससे मामा के मालिक समझे कि ये सब एक दुर्घटना है। रे ये बताते हुए डाइनिंग हॉल में पेट्रोल छिड़कता है और जब आखिरी डब्बा खुद पर उड़ेलता है एमा दंग रह जाती है। रे कहता है कि उसका दिमाग बहुत कीमती है, इसीलिए जब मामा उसे जलते हुए देखेगी तो बाकी सब भूल जाएगी। रे आग लगा देता है और बाहर से दिखाता है सारा डाइनिंग हॉल आग से घिरा हुआ है। अलार्म बजता है, मामा भाग कर आती है और ट्रैकिंग डिवाइस में रे की लोकेशन देखकर दंग रह जाती है। बच्चे अपने कमरों से नीचे आते हैं। मामा गिल्डा को बच्चों को बाहर ले जाने को कहती है और खुद आग बुझाने दौड़ती है, लेकिन आग तेजी से फैल रहा है और वो काबू नहीं कर पाती। जब मामा एमा को खोजने लगती है तब पता चलता है एमा पहले से ही गायब है। उसे समझ आता है कि बच्चे नाइट सूट में नहीं थे जैसे उन्हें सब पहले से पता था। अब तक बच्चे जंगल पहुंच चुके होते हैं। डॉन और गिल्डा पहले से सबका सामान वहां छिपा चुके थे। रे उनके साथ होता है। तब पता चलता है कि जब उसने माचिस जलाई तब आग फैले ही नहीं, एमा ने उसे बुझा दिया। उन्होंने एक डमी तैयार किया जो रे जैसा दिखे और सबसे मुश्किल काम था रे का ट्रैकिंग डिवाइस निकालना ताकि मामा को धोखा दिया जा सके। जैसे जैसे वे दीवार की तरफ बढ़ते हैं एमा रे को बताती है कि पिछले महीनों में क्या क्या हुआ था। नॉर्मन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि रे ये आग लगाने वाला प्लान बनाएगा और उसने एमा को एक चिट्ठी छोड़कर सब समझाया था। एमा ने धीरे धीरे प्लान को डॉन और गिल्डा के जरिए पूरा किया और धीरे धीरे बड़े बच्चों को सच्चाई बताई। छोटे बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन एमा ने फील को जिम्मेदारी दी। जैसे ही वे बड़े होंगे वो वापस आएगी और उन्हें बचाएगी। छोटे बच्चे भी मददगार साबित होते हैं। जब मामा लगभग भाग रहे बच्चों को पकड़ने वाली होती है तो वे उसके पास डर कर लिपट जाते हैं और समय निकाल देते हैं। मामा अब सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करती है और मदद मांगती है। जब बच्चे दीवार के ऊपर पहुंचते हैं तभी हेडक्वार्टर्स का अलार्म समय से पहले बज उठता है, लेकिन एमा के पास अभी एक आखिरी चाल बची होती है। वो रे को बताती है कि वे ब्रिज की ओर नहीं जा रहे जैसा कि सबने सोचा था। नॉर्मन की चिट्ठी में उस जगह का जिक्र है जहां खाई सबसे पतली है। डॉन पहले से वहां रस्सी फेंक चुका था। एमा सबसे आखिर में दीवार पार करती है, लेकिन तभी मामा ऊपर पहुंच जाती है और एमा की तरफ दौड़ती है। दोनों आमने सामने होते हैं। मामा बताती है कि वो भी कभी एमा की उम्र में यही करने वाली थी, लेकिन खाई और जंगल देखकर डर गई। एमा कहती है, मैं अकेली नहीं जा रही और अगर इस दुनिया में इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है तो हम खुद अपनी जगह बनाएंगे। मामा गुस्से में रस्सी काटने की धमकी देती है, लेकिन एमा की बातों से उसे अपनी जवानी याद आ जाती है। जब वो रे को अपना बेटा समझती थी तो अफसोस से भर जाती है। जंगल में एमा नॉर्मन का दिया हुआ पेन खोलती है और उसमें से एक डिवाइस बाहर निकलता है। जैसे ही वो उसे घुमाती है उसमें से एक उल्लू की होलोग्राम छवि निकलती है जो उन्हें सही दिशा दिखाती है। अगले दिन मामा को नाकाम रहने की सजा दी गई। एक भयानक राक्षस आता है और उसके सीने में वही मौत का फूल लगा देता है। उधर बच्चे अब एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और ऊपर से देखते हैं एक नई दुनिया जो उनका इंतजार कर रही है, संभावनाओं से भरी दुनिया। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।